जय हिंद दोस्तों। बाजीगर ने पलटी बाजी, यानी जो कर्मचारियों और सैनिकों के मामले अब भगवान के भरोसे हैं या हम न्यायालय की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और कांग्रेस बुरी तरह डिफीट खाई है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है, यानी एक ही बाजीगर रहा जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जैसा कि न तो राजस्थान में कोई बीजेपी का चेहरा था, न मध्य प्रदेश में था, न छत्तीसगढ़ में था, और यह चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी जी की सफलताओं के ऊपर, और वो सफलताएं कसौटी पर खरी उतरी, यानी जो उम्मीद से ज्यादा उन्हें सीटें मिली। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस आएगी, लेकर 56 सीटें लेके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मेजोरिटी में है, 34 के अगेंस्ट कांग्रेस रही। और मध्य प्रदेश में तो आप सोच ही नहीं सकते, मध्य प्रदेश में दोस्तों 166 166, जो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया, और कांग्रेस को सिर्फ 63 और एक निर्दलीय, और राजस्थान में बीजेपी को 115 और 69 मिले आपको कांग्रेस को। जैसा कि आप समझ सकते हो, अब मुद्दा हमारे साथ इससे संबंध ये रखता है कि हम लगातार इस चीज का प्रयास करते जा रहे हैं। चाहे हमारी देखा होगा सैनिकों ने बहुत सारे कर्नल कांग्रेस के साथ, उन्होंने अग्निपथ अग्निवीर योजनाओं को जनता के बीच ले गए और ऐसी बेल्ट में ले गए। मध्य प्रदेश राजस्थान यहां मैक्सिमम फौजी है, लेकिन कितना असर पड़ा आप देख सकते हो, कोई भी असर नहीं पड़ा। और आपने देखा होगा ओपीएस एंड ओल्ड पेंशन सिस्टम, यानी जहां कांग्रेस राज्य में वो लागू कर रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। कर्मचारी भले वोट दे रहे हो, लेकिन आम जनता को कोई परवाह नहीं है अग्निपथ की, आम जनता को कोई परवाह नहीं आपके ओपीएस मुद्दे की, आम जनता को वन पेंशन या सैनिक सम्मान की कोई बात नहीं है। बहुत सारे आरोप लगाए गए कि सेना का सरकार सेना का राजनीतिक कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, सेल्फी पॉइंट में लगा रही है, तमाम ऐसी चीजें हुई, सोशल मीडिया पे भर भर के आई, लेकिन अंततः जो परिणाम थे वो शायद अपेक्षा के अनुरूप आए। यानी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त इस बेल्ट में जब बढ़त मिल सकती, तो आप समझ सकते हो कि आम चुनाव, आने वाले आम चुनाव में अब कोई नहीं रोक रहा। 2024 में चुनाव होंगे, यानी अप्रैल मई में, और इससे पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए तमाम कोशिशें करे जा रहे थे, कई प्रकार के संगठन, केंद्रीय संगठन या दूसरे और तरीके के, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों अब इन मुद्दों के सारे हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि 30% डीए था, 46% डीए घोषणा की और खाते में आ गया। इस तरह लास्ट 4 साल कुछ नहीं किया, 5वें साल 6 महीने में पैसा पैसा पैसा, लाडली बहना और तमाम ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे खाते में आए, और वहां पर पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया, क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए। बहुत लंबी सोच के साथ किसी ने शायद ये चीजें नहीं देखी होंगी। बहुत सारे लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम सिर्फ बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए, अग्निपथ योजना है, अग्निवीर योजना है, ओआरओपी योजना है, और उन्होंने सेना का राजनीतिकरण, मैं उनकी बात कह रहा हूं। अब मैं अपनी, और तो उसका क्या असर पड़ा आप देख सकते हो। तो अब हमारे जो लंबित मुद्दे हैं या जो केंद्रीय कर्मचारियों के लंबित मुद्दे आने वाले 2024 में, क्या सरकार अपने मनमाने तरीके से फैसले लेगी? क्योंकि सरकार के ऊपर पहला तो दबाव था, और सरकार इसका इंपैक्ट देख रही थी कि सरकार के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, यानी लोग हमें इस तरीके का क्या वर्डिक्ट देते हैं, लेकिन सरकार समझ चुकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बिल्कुल अस्वतंत्र है। 2024 से 2029 तक जो भी उसकी मन आएगा, चाहे वो किसके अच्छा लगे या ना लगे, वो कैसा भी हो, लेकिन सरकार बिल्कुल निरंकुश होकर के अपना काम करेगी। और 2024 में भी आप देख सकते हो, कहा यदि ये सेमीफाइनल है, यदि वो फाइनल है, यदि सेमीफाइनल इतनी जबरदस्त जीत हो सकती है, तो लोकसभा में तो वैसे ही बड़ा चुनाव होता है, उसमें वन साइडेड स्विंग रहती है। तो आप देख सकते हो, आप इससे समझ सकते हो कि हमारी विचारधारा, हमारी सैनिकों की विचारधारा और आम लोगों की विचारधारा में बहुत बड़ा फर्क है। अभी हमने अपने इन जो भी मुद्दों को लेकर, वन पेंशन को लेकर आगे बढ़ना है, इक्वल एमएसपी को लेकर के आगे बढ़ना है, 18 महीने डीए एरियर, तमाम ऐसी चीजें उनको लेकर बढ़ना है। तो किस तरीके से हमें इस अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। यह मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें।
जय हिंद साथियों। कल वीरों और वीरांगनाओं की धरती राजस्थान में मतदान का दिन है। बहुत सोच समझकर वोट करने की ज़रूरत है। देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मोदी सरकार देश की सुरक्षा से, देश की सेना से खिलवाड़ कर रही है। देश की सेना को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अग्निपथ, अग्निवीर जैसी स्कीम को लाकर देश के युवाओं के सपने को तोड़ने का काम कर रही है। राजस्थान सबसे ज़्यादा वीर देने वाला और सबसे ज़्यादा शहीद देने वाला प्रदेश है हमारे देश का। उनके युवा, राजस्थान के युवा एक ही सपना संजोकर जवान होते हैं कि एक दिन वो देश की सेना में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे, सरहदों की रक्षा करेंगे। लेकिन आपके इस सपने को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने देश के किसानों, जवानों और युवाओं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत ही दुख की बात है। साथियों, जनमत संग्रह की तरह कल की वोटिंग करनी है। देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के जवानों को, सबको मिलकर मोदी सरकार को हराना है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में मोदी जी ही राजस्थान सरकार का चेहरा है। राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटियां दी है, उनके लिए वोट करनी है। अग्निवीर स्कीम को वापस करवाने के लिए वोटिंग करनी है और किसानों की एमएसपी को और आय को दुगनी करने के लिए वोटिंग करनी है। इसलिए साथियों, कल भारी संख्या में वोटिंग करें और खासकर मोदी साहब के पास ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो आपके यहाँ पर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हराने का काम करें और एक संदेश देश में दें कि मोदी सरकार हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है और हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से स्थापित करके खुशहाली का माहौल बनाने के लिए मतदान करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि हाथ के निशान पर वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए चुनकर कांग्रेस पार्टी के लाएं और सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे रोहित चौधरी जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, जो हमारे एक्स सर्विसमैन के विभाग के जो है अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही हमारे तेलंगाना और कर्नाटक के जो साथीगण हैं, जो रोहित सर आप सब लोग से परिचय कराएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निवीर के विषय में है और किस तरह से बीआरएस ने बीजेपी को सपोर्ट किया इस कार्यक्रम में। अब मैं अनुरोध करूंगा रोहित चौधरी जी को कि आप सब लोग को संबोधित करें। जय हिंद साथियों, प्रेस के ऑनरेबल मेहमान और हमारे बहुत ही जुझारू साथी अजय कुमार सर और हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम है, उससे आपको एक बार रूबरू करा। मेरे साथ में राजेंद्र जी हैं, जो हमारे तेलंगाना के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ में कर्नल मल्लिकार्जुन जी हैं, जो कर्नाटका के हमारे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। उनके साथ में हमारे राजशेखरन जी हैं, ये तमिलनाडु के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। और मेरे राइट में रवि हैं, ये इंटरनेशनल रेसलर और इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, देश के लिए बहुत नाम रोशन हो गया। उनके साथ में गुणशेखरन जी हैं, ये हमारी से भारत जोड़ो टीम के बहुत बड़े तगड़े मजबूत सदस्य हैं। और साथ में राजू, ये भी हमारे भारत जोड़ो टीम के बहुत बड़े सदस्य हैं, बहुत मजबूत। और सामने धर्मेंद्र जो है कैमरा के ऊपर है, ये भी हमारे जो भारत जोड़ो साथी है। साथियों, जब भी देश की सेना, देश के बारे में बात होती है, तो आप सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का नहीं, 56 इंच वाला झूठा सुना है, सीना है, लेकिन आप लोगों का सही है। 10 लाख सैनिक
पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस और उनकी सेकेंड जनरेशन के परिवार जो सेना से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, उन